हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अब तक हम 72 क्वेश्चन हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारी क्लास 5 कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी छठी क्लास है। और ये क्लास और इसके बाद जो अगली क्लास है उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्तों के क्वेश्चन करेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के दोनों के किस्तों के क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के कराऊंगा। तो आप देखना उसमें जो आप क्या लोगों को क्या इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन मेरी अगली क्लास लेने के बाद उनको इंस्टॉलमेंट के कभी कोई क्वेश्चन कोई नहीं अटकेगा। ठीक है ना। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं और सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है। आप जैसे टेलीग्राम चैनल लिंक को जैसे आप सर्च करोगे उसमें मैथ विद जयपाल सिंह, तो आप जैसे वहाँ पे सर्च करोगे तो उसमें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। और ये जैसे इसमें आप इसमें ज्वाइन हो, आप इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे रोजीना आपको मैथ की पीडीएफ फाइल रोजीना अपलोड करूँगा अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की। और मेरा जो मेन टारगेट यही रहता है कि मैं मैथ इस तरह से पढ़ाता हूँ, और मेरे हिसाब से इस तरह से पढ़नी भी चाहिए कि आप जितना क्वेश्चनों में वेरिएशन लेकर आओगे ना, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चनों पर आप जितना फोकस करोगे, मतलब क्वेश्चनों की जितनी वैरायटी, या आप बोल लो क्वेश्चनों के जितने टाइप बन सकते हैं, जितने एक क्वेश्चन में कितना वेरिएशन हो सकता है, उस क्वेश्चन में कितना घुमा के पहुंच सकता है, कितने उसमें वैरायटी के क्वेश्चन निकल सकते हैं, उन क्वेश्चनों को जितना आप करोगे ना, जब भी आपकी मैथ में पकड़ अच्छी बनेगी। और मेरा भी मेन फोकस यही रहता है, और मैं खुद पढ़ाता भी इसी तरह से हूँ, और मैंने भी खुद इसी तरह से पढ़ी है। तो आप टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन जरूर कर लेना मैथ विद जयपाल सिंह के नाम से। और वहाँ पे आपको रोज ना मेरी मैथ की अच्छी अच्छी पीडीएफ फाइलें आपको मिलेगी। उसमें बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, तो आप उनको सोल्व करना, और सॉल्यूशन भी मैं उसमें प्रोवाइड करा दे करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73वां, कि एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करेगा, और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या है, राशि का मूल्य पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपसे यहाँ पे दर कितनी दे रही, 5%। 5% मतलब कितना होता है, 1/20। तो 1/20, 20 से 21। अब ये क्या है भाई, मेरा पहले साल की बात कर रहा, फर्स्ट ईयर की। अब ये टोटल कंप्लीट 2 साल में सारा का सारा पैसा चुका रहा, तो मैं पहुंचूंगा डायरेक्ट 2 ईयर में, कंप्लीट 2 सालों में। तो 2 सालों पहुंचूंगा तो 20 का स्क्वायर कितना, 400, और 21 का स्क्वायर कितना भाई मेरा 441, ये हो जाएगा। यहाँ तक हमने डाटा संभाल लिए। अब देखो यहाँ पे, और ये क्यों होता है ये मैं आपको पिछली क्लासों में अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, तो वहां पर आप देख लेना 20 से 421 का होल स्क्वायर 441 क्यों लिखा है मैंने। अब देखो, पहले साल के अंत में मेरे अकॉर्डिंग तो कितने रुपए दे रहा है भाई, वो 21 रुपए दे रहा है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना दे रहा है भाई, वो सवाल के अकॉर्डिंग दे रहा है वो 3150 रुपये। सवाल कह रहा है कि 3150 दे रहा है, मैं कह रहा हूँ 21 दे रहा है, तो मुझे मल्टीपल कितना मिला मेरा भाई, मुझे यहाँ पे मल्टीपल मिला, मुझे यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मल्टीपल मिला मुझे यहाँ पे 15। 15 मुझे मल्टीपल मिल गया यहाँ पे। 15 नहीं आएगा, 150 आएगा ना, सॉरी, 150 मल्टीपल आएगा। 150 मुझे मल्टीपल मिल गया, तो 150 मल्टीपल मुझे मिल गया, तो 150 को मैं इससे गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 3000 रुपये। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले साल के अंत में उसको 3000 रुपये देने थे, और शुरुआत तो 3000 रुपये देने थे, लेकिन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो पैसा कुल मिला के कितना बन गया, 3150 रुपये बन गया। दूसरे साल के अंत में मेरे अकॉर्डिंग देने उसको 441, लेकिन सवाल क्या करेगा, नहीं भाई उसको कितने दिए भाई उसने, 4410। मुझे मल्टीपल मिला मुझे यहाँ पे 10, तो 10 को मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ, तो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 4000। मतलब दूसरे साल की शुरुआत में उसको 4000 रुपये उसके पैसे थे, लेकिन उसने एक साल पूरा लगा दिए देने में, तो उसको पैसे कितने देने पड़े, 4410 रुपये, क्योंकि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है ना, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे उसको एक्चुअल में पैसे देने थे 3000 यहाँ से देने थे, और 4000 ये थी इसकी ओरिजिनल रकम। तो एक्चुअल उसको रुपए कितने देने हैं भाई, 7000 उसको रुपए देने थे, लेकिन उसने रुपए कितने दिए, 3150, 4410। तो उसने रुपए कुल कितने दिए, आप इनका मल्टीपल कर लो, 3150 रुपये उसने दिए, और यहाँ दिए उसने कितने, 4410 रुपये दिए। तो कुल मिला के कितने रुपए दिए भाई उसने,
7,560 दिए। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि राशि का मूल्य क्या है, ये नहीं कि राशि की कितनी रकम दी उसने। उससे पूछा राशि का ओरिजिनल मूल्य, तो ओरिजिनल मूल्य का तो 7,000 निकालूंगा ना मैं, तो मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 7,000। हाँ, अगर आपसे पूछता वो कि मुझे बताइए कि इसने 2 साल में उसने कुल कितनी रकम दी, तो आप सवाल को करते ही नहीं। आप डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से उठाते आप 3,150 और यहाँ से उठाते आप 4,410 और इनको जोड़ देते, जो आपका कितना आता, 7,560 आपका आंसर आ जाता। अगर आपसे पूछता कि कुल रकम कितनी दी, लेकिन नहीं पूछेगा वो आपसे क्या पूछेगा, इसमें दो दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला तो क्या पूछेगा वो भाई, आपसे राशि पूछेगा, ये वाली राशि, तो राशि कितनी आएगी भाई मेरी यहाँ पे 7,000 आ गई। दूसरा क्या पूछेगा भाई आपसे, वो दूसरा पूछेगा आपसे वो सीआई, कि उसने कितना कुल मिला के ब्याज दिया, तो मुझे बताइए 7,560 तो उसने टोटल दिया है, देने तो उसको 7,000, तो मेरा जो सी आई है कितना आ जाएगा भाई, 560 आ जाएगा। तो दो तरह के क्वेश्चन बन सकता, तो ये भी क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन था, लेकिन हमसे पूछा यहाँ पे राशि, तो राशि का मूल्य कितना भाई आपका यहाँ पे 7,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने महिला मित्र के लिए साड़ी खरीदता है, वह 2,000 भी जमा करता है, बाकी वार्षिक दर से 2 वर्ष चुकाता है। यदि वह 840 पहले साल और 1,764 दूसरे साल देता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो, तो साड़ी की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे साड़ी के लिए उसने 2,000 उसने पहले जमा कर दिए भाई, 2,000 उसने पहले जमा कर दिए, ठीक है ना। अब देखो 2 वर्ष की बात कर रहा है, दर कितनी चल रही है भाई इसकी 5%, मतलब कितना चल रहा है 5% कितना होता है भाई आपका 1/20। तो मैं पहले साल के लिए आऊंगा, मैं फर्स्ट ईयर, तो पैसा मेरा 20 से 21, और मैं कंप्लीट 2 ईयर के लिए आऊंगा, मैं कितने साल के लिए आऊंगा, कंप्लीट 2 ईयर के लिए 400 से 441, ये आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पे पहले साल के अंत में कितने रुपए दे रहा है भाई, वो 840 दे रहा है। कितने रुपए दे रहा है वो, 840, ये 840। हम क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई कितने दे रहा है, 21, सवाल कर रहा है 840, तो मुझे मल्टीपल कितना मिला भाई, मुझे अब 40 मिल गया। तो 40 को मैं पहले साल की रकम से गुना करूंगा, जो मैं 20 मान के चल रहा था, तो मुझे पता चलेगा कि भाई रकम मेरी कितनी थी, 800 थी मेरी रकम। लेकिन एक साल में 5% की दर से 800 से कितना बन गया, 840। दूसरे साल के अंत में कितना रुपये दे रहा है भाई वो, 1,764 दे रहा है। कितने रुपए दे रहा है वो, 1,764। तो ये कितना मल्टीपल आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पर आ जाएगा मल्टीपल 4। तो 4 मल्टीपल से मैं गुणा करूंगा तो मैं देखूँ दूसरे साल के प्रारंभ में एक्चुअल रकम कितनी थी, 1,600 रुपये। 1,600 देना था, जो उसने कितना दिया 1,764, चूंकि एक साल का टाइम ले लिया उसने देने में, तो 5% की दर से अगला बंदा उसे पैसे भी तो वसूलेगा ना। तो अब देखिए साड़ी की जो ओरिजिनल जो कीमत क्या थी, तो भाई साड़ी के लिए 2,000 तो उसने पहले दे चुका है, वो 800 उसको पहले देने थे, वो अलग बात है कि उसने 800 की जगह 840 दिए, 1,600 उसको देने थे। तो कुल रकम कितनी होगी भाई आपकी यहाँ पे, कुल रकम होगी आपकी कितनी होगी, 4400 आ जाएगा इसका आंसर। कुल रकम कितनी आएगी भाई यहाँ पे 4400, ये क्या आपका यहाँ पे आंसर इसका 4400 ये देना था उसको। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताइए उसने देने में 2 साल तो लगा दिए, अब 2 साल लगा दिए तो भाई दुकानदार तो उससे ओरिजिनल रकम थोड़ा ना लेगा, जब 2 साल बाद पैसा दे रहे तो दुकानदार तो उससे एक्स्ट्रा पैसा लेगा ना, 5% की दर से एक्स्ट्रा चक्रवृद्धि ब्याज लेगा। तो कितना पैसा बना भाई, एक्स्ट्रा पैसा 40 ये और 164 ये, तो कितना बन जाएगा भाई आपका टोटल 204 ये क्या हो जाएगा आपका टोटल सीआई हो जाएगा, अगर आपसे पूछता तो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या पूछा आपसे, साड़ी की ओरिजिनल कीमत पूछी है, तो 2,000 ये, 800 ये और 1,600 ये, तो आपका टोटल साड़ी की कीमत है 4,400 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक साइकिल खरीदता 1,000 रुपये, 1,000 रुपये वो अभी जमा कर रहा है, 1,000 रुपये क्या कर रहा है भाई वो, 1,000 रुपये वो अभी जमा कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, बाकी 25% मतलब 1/4 की दर से 2 वर्ष में चुकाता है, 2 वर्ष में चुकाता है। यदि 2,000 रुपये पहले साल, 2,500 दूसरे साल देता है तो साइकिल की कीमत, तो देखिए यहाँ पे 25% मतलब 1/4। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे 4 से 5, और अगर 2 ईयर की बात करता हूँ तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई यहाँ पे 25 हो गया, ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे यदि वह 2,000 रुपये पहले साल, तो पहले साल मेरे अकॉर्डिंग कितना दे रहा है 5, लेकिन सवाल का अकॉर्डिंग कितना दे रहा है भाई वो, सवाल का अकॉर्डिंग दे रहा है 2,000, तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया भाई यहाँ पे 400 आ गया।
तो इस 400 को मैं 1 यूनिट से गुणा करता हूँ, कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 1600 आ गया मेरा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरे साल कितना दे रहा है भाई वो 2500, लेकिन मैं कितना कर रहा हूँ भाई 2500। अब सवाल करा 2500, तो लो आपका मल्टीपल कितना आ गया, बस 100 आ गया। तो 100 को मैं इससे गुणा करूंगा, जो इसका रेशियो चल रहा है 16, तो मेरा दूसरे साल की शुरुआत में रकम कितनी होगी मेरी 1600 रुपये। तो अब कह रहा है कि साइकिल की कीमत ज्ञात करो। तो देखो साइकिल के लिए उसने 1000 रुपये पहले दे चुका है, वो 1600 रुपये उसको पहले साल की शुरुआत में देने थे, वो अलग बात है कि उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए, लेकिन देने तो उसको 1600 थे ना, दूसरे साल की शुरुआत में 1600 रुपये देने थे। तो कुल कितना हो गया भाई 4200 रुपये। कुल कितना रकम आ गया भाई आपका, आ जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन 4200 रुपये। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे चैन रूल से कर रहे हैं इसको। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ चैन रूल से बता रहा हूँ मैं, इसको करने का तरीका था दूसरा। आप देखो आप इसको चैन रूल से कर सकते हो जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है जो आप इसको सूत्र से कर सकते हो, फॉर्मूले से कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये मेरा चैन रूल से जल्दी आंसर निकाल के देगा, तो इसलिए मैं इसको चैन रूल से कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। जो इससे पहले जो जितने भी सवाल किए सारे क्या किए भाई मैंने यहाँ पे चैन रूल से किए हैं। आप इसको ऑप्शन से और फॉर्मूले से भी कर सकते थे। जो भी सवाल कर रहा हूँ मैं सारे के सारे किससे कर रहा हूँ मैं, ये चैन रूल से। ठीक है ना। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये देखो ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाले सवालों की तरह, ये वाले सवाल और ये वाले सवाल दोनों बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 76 इससे पहले जितने सवाल कराए सारे के सारे सवाल अपने सेम है, लेकिन इसमें जो आपका डाटा आया है ना, डाटा वो आया है कि आप देखो इसको आप चैन रूल से कर सकते हो। ठीक है ना। दूसरा आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। तीसरा आप इसको सूत्र से भी कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन मैं देखूंगा कि अगर मैं यहां पे चैन रूल लगाता हूं, तो चैन रूल लगाता हूं तो मुझे पता है कि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी भाई आपकी चैन रूल से जो आपकी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे टफ हो जाएगी। चैन रूल से कैलकुलेशन क्या हो जाएगी भाई आपकी हार्ड हो जाएगी। ठीक है ना। तो भाई मैं वो तरीका अपनाऊंगा ना जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो, मेरा आंसर जल्दी आए। मुझे किसी को सवाल करके थोड़ा ना दिखाना है, मुझे तो सवाल कम से कम समय में करना है। सवाल तो सबका कर देते हैं, लेकिन कम से कम टाइम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी कला है आज के टाइम में। पेपर अगर आपको क्रैक करना है तो आपका नॉलेज आपके पास है नहीं है, आपकी नॉलेज सबके पास होती है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की कला किसके पास है, वही पेपर को फाइट कर सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन वाला मेथड यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं इसको करता हूँ भाई किससे, ऑप्शन से। अब देखो अब ऑप्शन लेने के भी तरीके होते हैं, तो मुझे ये बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसा डाटा है जो सबसे इजी है, जो मुझे लगता है कि ये मुझे कैलकुलेशन बहुत जल्दी आंसर निकाल दे देगा। तो मुझे पता है कि जो यहाँ पे आपका 1 लाख है ना, ये बहुत इजी डाटा है। 0000 कैलकुलेशन बहुत आसानी होगी। तो मैं सबसे पहले इस वाले ऑप्शन को पकड़ूंगा ना, मैं बेवकूफ हो गया जो मैं इसको पकड़ूंगा। इसको सबसे पहले जो इस ऑप्शन को पकड़ेगा वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ होगा जो इस वाले ऑप्शन को लेगा। सबसे पहले आप वो ऑप्शन लो ना जिसमें आपको कैलकुलेशन आपकी आसान हो, मुंह जो नहीं आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैं ये वाला ऑप्शन लूंगा ना, मैं बेवकूफ हूँ जो ये वाला ऑप्शन लूंगा। ये 1,12,640 है, तो कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ होगा जो सबसे पहले इस ऑप्शन को लेगा। आपको ये वाला ऑप्शन लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपए माना कि मैंने क्या ली भाई यहाँ पे रकम उधार ली, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ 1 लाख रुपए मैंने धनराशि उधार ली थी। तो 8% की दर से 8% की दर से मेरा पैसा कितना बन गया, 8,000 बन गया। तो मेरा अमाउंट कितना हो गया, 1 साल बाद 1,08,000 हो गया। ठीक है ना। लेकिन क्या करा कि 1 साल के अंत में कितना रुपया वो दे रहा है भाई, वो 50,000 रुपये तो वो लौटा रहा है। तो अब पैसा बचा कितना भाई मेरे यहाँ पे 58,000 रुपये बचा। अब 58,000 रुपये वो अब नहीं दे रहा, वो दूसरे साल के अंत में देगा, लेकिन दूसरे साल के अंत में 58,000 रुपये पे पैसा तो बनेगा ना 8% की दर से। तो 8% की दर से 58,000 रुपये कितना पैसा बनेगा अगर आप करते हो यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 8% की दर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 8 8 64 6 8 4,640 आ गया ना मेरा। तो 4,640 मेरा ब्याज बन गया यहाँ पे। तो कुल मिला के जो मेरी रकम हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4,640 और 58,000 कितनी हो जाएगी भाई मेरे यहाँ पे 62,640
40, ये क्या हो जाएगा, मेरे टोटल रकम हो जाएगी। दूसरे साल के अंत में उसको इतना रुपया देना पड़ेगा। सवाल भी यही बोल रहा है, सवाल भी बोल रहा है 62,640, और मैं भी बोल रहा हूँ 62,640। मतलब आपने जो ऑप्शन लिया है ना, डी ऑप्शन, वो क्या है, बिल्कुल सही है। 1 लाख रुपया आपका करेक्ट आंसर है। आप देखो, इस सवाल को आप चैन रूल से भी कर सकते थे, लेकिन चैन रूल से आपकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, तो मैंने इसको ऑप्शन लिया। मुझे पता था ऑप्शन से जल्दी सवाल होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक मोटर बाइक को 12,000 रुपये में नगद भुगतान करके खरीदता है तथा 1 साल बाद 1680 रुपये चुकाता है और 2 साल बाद 5,292 रुपये चुकाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो मोटर बाइक का एक मुश्त नगद भुगतान, मोटर बाइक का एक मुश्त नगद भुगतान मतलब वो ओरिजिनल राशि पूछ रहा है, मोटर बाइक की वो वास्तविक पैसा कि इस मोटर बाइक का वास्तविक रेट कितना है वो पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, 12,000 रुपये तो वो पहले डाउन पेमेंट कर देता है, नगद भुगतान मतलब डाउन पेमेंट कर दिया ना। फिर 1 साल बाद कितना देता, 1680, 2 साल बाद कितना देता, 5,292 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी, 5% मतलब 1/20। तो देखिए यहाँ पे पहले साल की अगर मैं बात करूं तो पहले साल जो आपका रकम बनेगा कितना बनेगा, 20 से कितना बनेगा भाई, 21। और अगर आपके दूसरे साल की बात करता हूं, मतलब 2 साल के कंप्लीट, दूसरे साल नहीं 2 साल, दूसरे साल और 2 साल रात दिन का फर्क है इसमें, ठीक है ना। तो 2 ईयर, कंप्लीट 2 ईयर की बात करता हूं तो आपकी रकम 400 से कितनी बनेगी भाई, 441। अब देखिए यहाँ पे, तो पहले साल के जो अंत में है ना, पहले साल के अंत में कितना रुपया दे रहा है भाई, वो 1680 रुपया दे रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितना दे रहा है भाई, वो 8 का मल्टीपल है ना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 21 रुपये दे रहा है, सवाल का अकॉर्डिंग 1680 दे रहा है, तो मुझे मल्टीपल मिल गया 80। तो 80 से मैं इसको गुणा करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1600 आ जाएगा। दूसरे साल में चलते हैं, तो दूसरे साल में भाई मेरे अकॉर्डिंग दे रहा है कितना, 441 रुपये। सवाल का अकॉर्डिंग कितना है भाई, 5,292 रुपये। तो कितना मल्टीपल आएगा भाई, मल्टीपल आएगा मेरे यहाँ पे 12। तो 12 मेरा मल्टीपल आ गया, तो 12 से इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा भाई मेरे यहाँ पे, 4800। ये सब बेटा मैं सब कुछ मैं किससे कर रहा हूँ, चैन रूल से कर रहा हूँ मैं, ये सब कुछ मैं किससे कर रहा हूँ, ये चैन रूल से कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 4800 रुपये मेरे दूसरे साल की शुरुआत में, 1600 रुपये मेरे पहले साल की शुरुआत में। अब कह रहा है कि बताइए नगद भुगतान उसका कितना था। तो देखिए 12,000 रुपये तो पहले दे चुका है वो, ये पहले साल की शुरुआत में उसको ठहर हुई थी देने की 1600 रुपये, लेकिन नहीं दिया उसने, अंत में दिया तो 1680 रुपये, 80 रुपये उसको कितना देना पड़ा भाई, एक्स्ट्रा रुपये देना पड़ा। दूसरे साल की शुरुआत में हुई भाई उसको 4800 रुपये देने की, लेकिन उसने थोड़ा 1 साल लेट लगा दिया, तो उसने कितना पैसा दिया भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा, 4,292 रुपये दिए। 4,292 ही आएगा ना, कितना आएगा भाई यहाँ पे, 2 9 और 492 आएगा ना, 4,292 कहाँ, 492 कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए, 492, लेकिन देने थे उसको कितना, 4800। तो कुल रकम कितनी होगी, 0 0 8 से 14, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 18,400। ये क्या आ गया का रकम आ गया, ए ऑप्शन 18,400। मोटर बाइक की जो एक्चुअल जो कीमत है 18,400 है। अगर आपसे कोई इसमें पूछे कि मुझे तो ये बता दी इसने कुल एक्स्ट्रा कितना रुपया दिया, कुल एक्स्ट्रा कितने कितना रुपया दिया, तो भाई 80 रुपये ये दिया, 492 दिया, इन दोनों को जोड़ दो, वो क्या हो गया आपका कुल एक्स्ट्रा पैसा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पे 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4,000 रुपये है तथा 12 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 9,600 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन देखो, इस सवाल को करने के यहाँ पे कितने भाई, यहाँ पे इस सवाल को करने के 2 मेथड है, इस सवाल को करने के 2 मेथड है, दोनों ही मेथड बेस्ट है। टू मेथड है। हाँ एक बात और ध्यान रखना, जो ये वाले सवाल है ना, ये जितने भी मैंने आपको 77 से लेके मतलब 72 से लेके 77 किए ना, ये जितने भी सवाल किए मैंने सारे चैन रूल से किए हैं। आप इन सवालों को ऑप्शन से करके देखना, ऑप्शन से भी हो जाएगा, आप इन सवालों को सूत्र से करके देखना, उनसे हो जाएगा। लेकिन जहां पर मुझे लगा कि इससे कम समय में आंसर आ रहा है, मैंने वहां मेथड ये कभी चैन रूल लगाया तो कभी ऑप्शन लगाया है, ठीक है ना। बाकी हो जाएंगे तीनों मेथड से, आप खुद करके देखना। अब देखो यहाँ पर अब हमारा नया टाइप आता है, 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4,000 रुपये तथा 12 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 9,600 रुपये, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 मेथड है, दोनों ही मेथड उम्दा मेथड, अच्छे मेथड है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, जल्दी आंसर दे देंगे दोनों के दोनों। चलिए मैं आपको दोनों मेथड समझाता हूं। देखो यहाँ पे दोनों मेथड समझाते हैं, बात करते हैं माना मूलधन या प्रिंसिपल कितना है भाई मेरे यहाँ पे
पी रुपये है। मूलधन या प्रिंसिपल मेरा कितना है, पी रुपये। ये जो पी रुपये है ना, ये पी रुपये, पी रुपये पी रुपये एन वर्षों बाद एक्स रुपये का सीआई तथा 2n वर्षों बाद y रुपये का सीआई देता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि पी रुपये मेरा मूलधन है, जो कि एन वर्ष बाद एक्स रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है मुझे, और 2n वर्ष बाद वाई रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है मुझे। उम्मीद है समझ में आया। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पी रुपये की मेरी राशि है, एन वर्ष बाद कितना मेरा सीआई कितना मिल रहा है, मेरा एक्स रुपये मिल रहा है, तो मेरा रकम कितनी होगी, मूलधन प्लस एक्स, मतलब मिश्रधन कितना हो गया मेरा, पी प्लस एक्स मेरा मिश्रधन हो गया। फिर क्या करें, 2n वर्ष बाद, 2n वर्ष बाद, या अगर मैं यहां से लूं तो यहां से कितना आएगा मेरा, n वर्ष बाद। मेरा पैसा कितना बन रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है मेरा y, और मूलधन कितना मेरा p, तो मेरा पैसा कितना बन गया भाई, p प्लस y, मेरा ये मेरा कुल मिला के मेरा मिश्रधन बन गया। ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी भाई, मुझे यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी, मूलधन की। सवाल में आपसे पूछा है ना यहाँ पे मूलधन, यहाँ पे क्या पूछा आपसे, यहाँ पे सवाल में मूलधन पूछा है ना, ये मूलधन पूछा आपसे, तो मूलधन पूछा है ना आपसे, पी पूछ रहा है आपसे ये, तो मुझे पी तो निकालना है, तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है भाई, मुझे यहाँ पे पी निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो किसकी फॉर्म में चलता है, जीपी की फॉर्म में चलता है ना, गुणोत्तर श्रेणी, मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से आगे तक चलता है ना ये, तो जीपी की फॉर्म में चलता है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपका टाइम गैप समान है, टाइम गैप समान है, मतलब इन दोनों के बीच में 4 वर्ष का अंतर, तो इन दोनों के बीच में 4 वर्ष का, इन दोनों के बीच में 4 वर्ष, मतलब टाइम गैप अगर आपका समान है ना, तो जो ये वाली जो राशि है ना, ये बीच वाली जो राशि है, मतलब ये वाली राशि, ये इसके और इसका क्या होगी, इसके इन दोनों का क्या होगी, गुणोत्तर माध्य होगी। मतलब और ए आर मतलब क्या होगा आपका, रूट ए गुणा में ए आर स्क्वायर, तो मतलब कितना आ जाएगा आपका, ए आर ही आ जाएगा ना। अगर इन दोनों के बीच में, जैसे इसके बीच में और इसके बीच में अगर आपको टाइम गैप समान है, या फिर मैं कहूँ कि इसके बीच में और इसके बीच में अगर आपको टाइम गैप, दोनों के बीच में टाइम गैप समान है ना, तो जो अभी ये ए स्क्वायर होगी ना, ये ए स्क्वायर, ये क्या हो गया आपकी, ए आर पहले पिछले वाला और अगले वाला ए आर क्यूब, इन दोनों का गुणोत्तर माध्य होगी ना, मतलब ए का ए स्क्वायर मतलब ए आ गया, आर की पावर 3 मतलब कितना आ गया, आर की पावर 2 आ गया, ये इनका गुणोत्तर माध्य होगी ना, अगर इनका टाइम गैप समान है तो। अब मुझे बताइए, क्या आपको इस कंडीशन में यहाँ पे टाइम गैप दिख नहीं रहा, समान है, टाइम गैप आपको समान दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस राशि के बीच में कितना वर्ष का समय, एन वर्ष का, इस राशि से और इस राशि के बीच में कितने वर्ष का समय, एन वर्ष का, एन वर्ष का टाइम गैप आपका समान है, तो जो ये पी प्लस एक्स है ना, ये क्या हो जाएगी आपकी, पी पिछली वाली पी और अगली वाली पी प्लस वाई, इन दोनों का अंडर रूट, ये हो जाएगी आपकी। तो अब देखो आप इनका स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर ले लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी प्लस एक्स स्क्वायर ले लूंगा ना मैं यहाँ पे, तो 1 मिनट स्क्वायर ले लेते हैं इसका, देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्वायर लेना है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2px, और ये कितना आ जाएगा, पी गुना में पी स्क्वायर, जो अंडर रूट से स्क्वायर तो कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा मेरा पी वाई। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे बताइए यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी, पी की वैल्यू निकालनी, तो पी स्क्वायर से मेरा पी स्क्वायर कट गया, तो पी को मैं एक तरफ करता हूँ, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे p को एक तरफ करता हूँ,
तो ये तो मेरा एक्स स्क्वायर तो नहीं क्यों नहीं आ जाएगा, इसको तो छेड़ूंगा नहीं क्योंकि इधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। और मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा पी वाई, और इसको इधर ले गया तो कितना आ जाएगा माइनस का 2px, ये आ जाएगा। और यहाँ पे मैं p कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे y माइनस का 2x, ये मेरा आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस का 2x, ये मेरा आ गया p की वैल्यू। मतलब अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज का आपका सवाल हो और अगर आपसे टाइम गैप अगर आपका समान हो तो मूलधन आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि p बराबर एक्स स्क्वायर अपन वाई माइनस 2x। कैसे निकालेंगे, अब देखो मुझे पता चलेगा कि भाई p बराबर मैं अगर फर्स्ट मेथड यूज करता हूं, यहाँ पे फर्स्ट मेथड अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं तो मुझे पता है कि p बराबर कितना आता है भाई मेरे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस का 2x। इसको मिटाते हैं, ढंग से लिखते हैं। हाँ देखो यहाँ पे y माइनस का 2x, ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे x क्या है आपका, x क्या है, x आपका 6 वर्ष बाद आपकी राशि 4,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है ना, तो ये क्या आपका x है। और 12 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है, 9600 बन रहा है ना, ये क्या भाई आपका y है ना आपका। तो मुझे p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू क्या करूंगा, x का स्क्वायर मतलब 4,000 का स्क्वायर, 4,000 गुणा 4,000, ये कर दूंगा। और y कितना आपका 9600, y माइनस 2x, हाँ। और 2x मतलब 2 गुणा 4,000 कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 8,000 आ गया। तो मैं देखूंगा कि 4,000 तो मेरे ये है ही, और ये 4,000 भी है, और मेरे यहाँ पे कितना जाएगा, मेरे यहाँ पे 1,600। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। और अगर आप इसको निकालना चाहते हो 1,600 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, अभी काटते हैं इसको, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 250 आ गया। और 25 दूनी 25 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई आपका 100 आ जाएगा। और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, 2 जीरो आ जाएगी। तो आपकी जो टोटल रकम कितनी आ जाएगी 10,000, 10,000 मेरी टोटल रकम आ गई। तो मेरा मूलधन कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया, इस तरह से आप इसको कर सकते थे। मैंने आपको यही निकालना सिखाया और ये कैसा आया ये आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा तरीका करते हैं इसका, सेकंड मेथड। ये तो था आपका क्या था आपका भाई यहाँ पे फर्स्ट मेथड। अब करते हैं इसका दूसरा तरीका। देखो ये तो क्या था आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरा तरीका मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। दूसरा तरीका यहां से कर लो, चलो इसको सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखो यहाँ पे सेकंड मेथड के लिए क्या करो आप कि देखो मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, मुझे यहाँ पे दे रखा है CI6 बराबर कितना दे रखा है, मुझे यहाँ पे 4,000 दे रखा है। और CI12 मतलब 12 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है भाई, मुझे यहाँ पे 9,600 दे रखा है। तो मैंने देखा है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इसका स्केलिंग फैक्टर निकालना है। स्केलिंग फैक्टर के लिए क्या करोगे आप, जो 12 वर्षों का CI है ना 9600, उसमें 6 वर्षों का CI है ना 4,000, ये घटा दो और बटे में ना आप 6 वर्षों का CI लिख दो नीचे। तो ये क्या आ गया भाई मेरे यहाँ पे, ये आ गया मेरे यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर। क्या आ गया भाई मेरे यहाँ पे, स्केलिंग फैक्टर आ गया मेरे यहाँ पे। ये स्केलिंग फैक्टर मतलब 12 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज में से 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज घटा के और नीचे 6 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज से भाग दे दो, तो आप देखोगे कि आपका कितना आएगा। तो मैं देखूंगा 2 जीरो से तो 2 जीरो मेरी ये कट गई, ठीक है ना, 2 जीरो से तो 2 जीरो मेरी यहाँ पे कट गई। और 96 में से 40 घटाऊंगा मैं, तो 96 40 घटाऊंगा कितना आएगा मेरे यहाँ पे 56 आएगा ना। और 56 बटे 40 अगर आप करोगे तो 8 7 56 और 8 पंजे 40, 7 बटे 5। तो मैं ये कह सकता 60 बटे 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब धनराशि, एक मिनट को इसको मिटाते हैं। इसका मतलब धनराशि प्रत्येक 6 वर्ष में
अपने आप का, अपने आप का कितना हो रही है ये, अपने आप का 7/5 गुना हो रही है। अपना आपका कितना हो रही है, प्रत्येक 6 वर्ष में कितना हो रही है, 7/5 गुना हो रही है। तो मुझे पता है कि स्टार्टिंग राशि कितनी थी आपकी, पी थी, और 6 वर्ष बाद आपकी राशि कितनी होगी, 6 वर्ष बाद आपकी जो राशि हो जाएगी कितनी हो जाएगी, मूलधन प्लस का ये आपका ब्याज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। ये राशि हो जाएगी ना आपकी 6 वर्ष में। तो देखो यहाँ पे पी से मेरी राशि 6 वर्ष में इसका 7/5 गुना कितना बन गई भाई मेरी, यहाँ पे पी प्लस 4,000 बन गई। अब पी को आप एक काम करो, इधर ले आओ। तो जैसे मैं पी को इधर ले आता हूँ तो मेरा कितना बचेगा भाई यहाँ पे, जैसे पी को मैं इधर ले आता हूँ तो 7p में से 5, 7p/5 में से ये घटाओगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 2p/5 ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 4,000 बच जाएगा मेरा। और मुझे पता है 4,000 मेरा जब यहाँ पे बच गया, कैसे आया ये, तो 7p/5 में से मैं इधर p को माइनस में ले गया तो 7p/5 में से p घटेगा तो भाई मेरा कितना आएगा, 2p/5 आएगा ना। तो ये आ गया। अब देखो 2 से ये कट गया, कितने बार कटा भाई मेरा, 2,000 बार कटा। और 5 को 2,000 से गुणा किया तो मैंने देखा कि जो मेरी पी की जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई मेरी पी की वैल्यू यहाँ पे 10,000 आ जाएगी। तो ये था मेरा सेकंड तरीका। पहला तरीका ये था, ये मेरा सेकंड तरीका था स्केलिंग फैक्टर से। कोई से भी तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप पहले वाले तरीके से करोगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि मूलधन बराबर क्या होता है, x² / y - 2x होता है। और दूसरे वाले तरीके से करोगे, स्केलिंग फैक्टर्स करोगे, तो आप जो 12 साल का सीआई में से 6 साल के सीआई को घटा के 6 साल के सीआई का भाग दे दो तो मुझे एक मल्टीपल मिल जाएगा कि जो मेरी राशि है ना, मेरी जो राशि है ना, हर 6 साल में कितनी हो रही है, अपना आपका 7/5 गुना हो रही है। कितनी हो रही है, 7/5 गुना हो रही है ना। तो पी रुपए की राशि थी, 6 वर्ष बाद पी प्लस 4,000 रुपये हो गई। मतलब पी रुपए की राशि 6 साल बाद अपना आपको 7/5 गुना मतलब पी प्लस 4,000 के बराबर होगी। बराबर रख दो, पी की वैल्यू आ गई आपकी 10,000 रुपये। उम्मीद है समझ में आया। 2 मेथड थे, दोनों मेथड आपको समझा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अगला टाइप का आ गया। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, जो ये वाला जो मेथड है ना, इस वाला जो सवाल है ना, ये मेरी क्लास 6 है। तो क्लास 4 में ऐसे कई सवाल कराए मैंने, क्वेश्चन 47 से क्वेश्चन 52 तक में ऐसे कई क्वेश्चन कराए हैं, शायद क्लास 4 या क्लास 5 में। आप देख लेना एक बार। तो उसमें इस तरह के मैंने काफी क्वेश्चन कराए। ये क्वेश्चन इस स्लाइड में मेरे यहाँ पर आ गया, बाकी ऐसे क्वेश्चन मैं पहले काफी करा चुका हूं मैं, ठीक है ना। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का था, यहाँ पे आपको मिश्र धन भी लिखा सकता था। मिश्र धन वाला सवाल ही मैंने आपको इस तरह के कई सवाल कराए। मैंने बताया था आपको इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं, या तो आपको 6 या 10 साल बाद आपसे सीआई बन पूछ रहा है, वो सीआई दे रहा है, या फिर आपको मिश्र धन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 20,000 रुपये की राशि को 15 महीने के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 15 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ 0.1 अंक क्या होगा। देखो इसको करने के कई तरीके हैं। चलो हम पहले एक तरीके से करते हैं, अगर मुझे लगा तो दूसरे तरीके से भी आपको समझा दूंगा मैं। देखो यहाँ पे 10% वार्षिक दर दे रखी है, मतलब 12 महीने की कितनी दर दे रखी है, 10%। मतलब 12 महीने में आपको पैसा कितना मिल रहा है, 10% की दर से मिल रहा है। लेकिन समय कितना दे रखा है आपको, 15 महीने दे रखा है। और ऊपर से एक प्रॉब्लम और कर दी इसने, अर्धवार्षिक और दे दिया। क्या कर दिया इसने, अर्धवार्षिक और दे दिया। तो देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि भाई यहाँ पे 12 महीने का जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना चल रहा है, यहाँ पे 10% चल रहा है। तो 6 महीने का कितना चलेगा भाई मेरा, 6 महीने का चलेगा मेरे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चलेगा, 5% चलेगा। और देखो यहाँ पे और इससे आधा मतलब 3 महीने का कितना चलेगा भाई मेरे यहाँ पे, 3 महीने का चलेगा मेरे यहाँ पे 5/2%। ये उम्मीद है समझ में आया। 15 महीने की बात कर रहा है, कितने महीने की बात कर रहा है भाई, ये 15 महीने की बात कर रहा है ना ये। तो देखिए यहाँ पे 15 महीने, आपको पता है कि जो 15 महीने है ना, अगर मैं इसको जोड़ने बैठूं तो मुझे पता है 15 महीने 6 महीने प्लस का 6 महीने 12 महीने हो गए, और प्लस का 3 महीने, ये 15 महीने हो गए।
तो 6 महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई मेरी 5% है, और अगले 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई मेरी 5% है, और 3 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई मेरी 5/2% है। यही है मेरी, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि बताइए 15 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ वाप कुछ नहीं है भाई, ये आपसे टोटल वो इफेक्टिव रेट पूछ रहा है, मतलब इफेक्टिव रेट पूछ रहा है आपसे, ये प्रभावी दर। क्या पूछ रहा है आपसे, ये प्रभावी दर पूछ रहा है, ठीक है ना। प्रभावी दर कितनी होगी आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो इसको करने के कई तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, या तो आप इसको सूत्र से कर लो, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है भाई इसका, दूसरा तरीका क्या है इसका, सक्सेसिव मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, जिससे चाहो आप इसको कर सकते हो। चलो मैं इसको सक्सेसिव मेथड से करता हूं। तो हम इसमें मेथड लेते हैं सक्सेसिव मेथड। तो आप इसको एक काम करो, सक्सेसिव मेथड से करो, किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसिव मेथड से। तो देखिए यहाँ पे पहले 6 महीने 5% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, आपको पता है, आपको कितना होता है 1/20 होता है। तो पहले 6 महीने मेरी राशि 20 से कितनी बन गई भाई 21 बन गई। दूसरे 6 महीने राशि 20 से 21 बन रही है, और अगले जो 3 महीने, लास्ट के 3 महीने 5/2% कितना होगा आपका। तो 5/2% आप देखोगे आपका कितना आएगा, 1/40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/40। तो 40 से कितना बन रही है भाई मेरी 41 बन रही है। तो ये आपको टोटल 15 महीने हो गए, ये 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो मैं देखूंगा कि मेरा कितना आ जाएगा। तो आप देखोगे 0 0 0 और 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 आ गया मेरा। और यहाँ पे कितना आएगा, तो 21 गुणा 21 कितना होता है मेरा, 21 गुणा 21 कितना होता है भाई मेरा यहाँ पे। तो 21 गुणा 21 अगर आप करोगे यहाँ पे तो 441 होता है, और 441 को अगर मैं 41 से गुणा करता हूँ तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे। जैसे अगर आप करो इसको तो 441 और 4 चौक 16 एक, 4 चौक 16 एक 17, तो 1 8 10 और 7 और 1 8, और ये मेरा 1 आ गया। तो कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा 18,081 ये मेरा आ गया। तो मैंने देखा मेरा मूलधन कितना है भाई 16,000, राशि कितनी मिली मेरे को 18,081 मिल रही है। तो मैंने देखा कि टोटल जो मेरा सीआई कितना आ रहा है भाई मेरा टोटल सीआई। तो टोटल सीआई मेरा कितना आएगा, तो आप देखोगे टोटल सीआई आएगा भाई आपका 81, ये आ गया ना मेरा, और 2081 आ गया मेरा टोटल सीआई। और ये मेरा किस में निकालोगे आप, ये टोटल 2081 जो सीआई आया है, मैं देखूंगा कि इफेक्टिव रेट किस इफेक्टिव रेट से आया है। तो मूलधन मेरा इफेक्टिव रेट हमेशा 1 साल पे निकलता है। तो 16,000 पे 2081 मेरा ब्याज बन रहा है, किस रेट से गुणा में 100, तो मेरा इफेक्टिव रेट आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 आप काट दीजिए। अब यहाँ पे कुछ कट पिट रहा है क्या, 3 से कट रहा है क्या, 3 6 18, 3 9 27, 3 से भी नहीं कट रही है, किसी से नहीं कट रही है। और 2081 9 से फिर नीचे 160 नहीं कटेगा। तो आप एक काम करो, डायरेक्ट भाग ही दे लीजिए आप। तो भाग कितनी बार जाएगा भाई, जैसे मुझे पता भाग कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 1 पर तो ये जाएगा, ये 1 आ गया। तो बाकी बच्चा कितना मेरा, बाकी बच्चा मेरा 48, 481 मेरा बच्चा। अब 481 में 16 तिया 48, 481, तो 208 में 160 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, बच्चे मेरा कितना 48 बच्चेगा 481। अब 481 तो 3 बार जाएगा, तो बच्चेगा कितना मेरा पॉइंटों में आएगा। तो पॉइंटों मेरा 1 बचेगा, 1 में फिर 2 0 लगेंगे मेरे यहाँ पे, 1 इस तरह से। तो मुझे पता है कि जो मेरा आंसर आएगा ना वो क्या आएगा आपका 13 के लमसम में ही आएगा, मतलब 13 मेरे यहाँ पे आएगा ना। और 13 मेरा कौन सा ऑप्शन मारा है, और आपसे पूछ रहा है 0.1 अंक तक। तो 0.1 अंक तक मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 13%, ये क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो था मेरा सक्सेसिव मेथड से। तो ये मेरा सक्सेसिव मेथड से। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, जैसे हम इसको अगर सूत्र से करें x+y वाले फॉर्मूले से, अगर उससे भी हम करने बैठे इस सवाल को, देखो कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि भाई मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि 6 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है भाई आपका इसका 5%, और फिर अगले 6 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है भाई 5%,
और आपको कितने कहाँ तक जाना है, 15 महीने तक जाना, तो 12 महीने तो हो गए, बाकी बचा मुझे अगले 3 महीने आना है, जो कि 12 और 3 15 होते हैं। तो मेरे कितना आएगा यहाँ पे 5/2% या 2.5% ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा सूत्र से। इससे पहले वाला मैं आपको उससे करा चुका हूँ सक्सेसिव मेथड से, अब सूत्र से करेंगे तो हमारा क्या होता है x+y और XY/100 होता है। तो पहले तो मैं 6 महीने वाली ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको पता है 5+5 + 5 × 5 / 100, तो आप देखो कितना आएगा 10.25 आ गया। अब 10.25 का मैं इसके 3 महीने वाले साथ निकालूंगा, तो 10.25 प्लस का कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे 2.5 प्लस 10.25 गुणा में 2.5/100 ये आ गया यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे 10.25 और ये अगर मैं यहाँ पे करने बैठा इसको, तो ये तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, ये तो आ जाएगा मेरा 12 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, ये आ जाएगा मेरे 12.30। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे ही आप अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, और यहाँ पे एक पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 जीरो। तो आप देखोगे यहाँ पे कितनी जीरो आ गई, 1 2 3 4 5 5 जीरो आ गई। तो अगर जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे ना, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 से कम आएगी। 1 से कम मतलब पॉइंटों में ही आएगी आपके कुछ ना कुछ वैल्यू। तो पॉइंटों में इसके साथ जब आप इसको पॉइंटों में कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा 13% के लमसम में ही आएगा। तो 13% के लगभग में आएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। न तो ये 12 से कम रहेगा, न ये 13 से ज़्यादा बैठेगा, मतलब 13 के आसपास ही बैठेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13%, ए ऑप्शन। इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। तो उम्मीद है समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18,000 रुपये की राशि को 16 महीने के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, तो ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 16 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ 0.1 अंत तक क्या होगा। तो देखिए 16 महीने के अंत का पूछ रहा है ये, तो 16 महीने के अंत का आपको 8% दे रखा है 12 महीने का। 8% कितना दे रखा है भाई आपको 12 महीने का, कितना दे रखा है भाई, और यहाँ पर अर्धवार्षिक और कह रहा है ये कितना कह रहा है आपसे यहाँ पे अर्धवार्षिक और कह रहा है, ध्यान देना इस बात पे। तो देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि 12 महीने का जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है भाई, 12 महीने का चल रहा है आपका 8%। तो 6 महीने का कितना चलेगा भाई मेरे यहाँ पे, 6 महीने का चलेगा मेरे यहाँ पे 4%। अब बात आती है यहाँ पे 4 महीने की, कितने महीने की बात आती है 4 महीने की। तो देखिए 12 महीने का 8% तो 1 महीने का कितना आ जाएगा 8/12, तो 4 महीने कितना आ जाएगा 8/12 गुणा में 4, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो 8/3% ये मेरा आ गया। कितना आ गया भाई यहाँ पे मेरा 8/3%। आपसे पूछना है यहाँ पे 16 महीने, तो 16 महीने अगर आप देखना चाहोगे, 16 महीने अगर आप देखोगे तो 16 महीने कितने होंगे भाई आपके 6 महीने प्लस 6 महीने और प्लस का 4 महीने, जब भी तो आपको 16 महीने बैठेंगे ना, 6 6 12 और 4 16 महीने। अब देखो, अब आप इस सवाल को किसी मेथड से कर सकते हो। सक्सेसिव मेथड से करोगे तो एक बात ध्यान रखना, सक्सेसिव मेथड से आप इस सवाल हो जाएगा, आंसर बिल्कुल निकल जाएगा करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये जो 8/3 है ना, ये 8/3% कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन को थोड़ा टफ कर देगा अगर आप इसको सक्सेसिव मेथड से करोगे। तो सक्सेसिव मेथड से मत करना इसको, क्योंकि 8/3 आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इतना आपको प्रैक्टिस आ जानी चाहिए कि मैं इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, सूत्र से करूंगा इसको मैं, ठीक है ना। सक्सेसिव मेथड से मत करना इसको, नहीं 8/3 मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आपको बहुत तगड़ी दिक्कत आ जाएगी आपको कैलकुलेशन करने में। तो मैं इसको सूत्र से करूंगा। तो मुझे पता 6 महीने के लिए मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है 8, अगले 6 महीने के लिए कितना चल रहा है भाई मेरे, सॉरी 6 महीने के लिए कितना चल रहा है 4% ही चलेगा ना। 6 महीने के लिए कितना चला 4%, और 4 महीने के लिए कितना चल रहा है भाई मेरा 8/3%। तो लगा दीजिए सूत्र, पहले ये 6 महीने के लिए लगा दीजिए। तो 4 + 4 + 4 गुणा 4/100, तो कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे 8.16% आ गया। अब देखो यहाँ पे 8.16% और 8/3%, 8.16 प्लस 8/3, तो 8/3 चलो बताते हैं, अभी क्लियर करेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 8.16 गुणा में 8/3/100 ये आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे देखना है, मुझे देखो अगर कोई इंटेलिजेंट होगा ना तो वो इस सवाल को पूरे को सोल्व नहीं करेगा, वो देखेगा 8.16 और 8/3, 8/3 को अगर आप भाग दोगे तो मुझे बताइए कि आपका क्या आएगा, 2.66 आएगा ना, ये आएगा ना। तो 2.66 को आप जोड़ोगे 8.16 से जोड़ोगे आप तो कितना आ गया, 6×6 = 12 और 6×7 = 8 आ जाएगा। और ये 10.82 तो आपका यही बैठ गया, 10.82 तो आपका यही बैठ गया। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, अब देखो 10% तो आपका आंसर आ नहीं सकता क्योंकि 10 से ज्यादा बैठ रहा है ये। अब मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, मुझे पता है 2 पॉइंट हटेंगे नीचे 2 जीरो आएगी, तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 816 को आप 8 से गुना करोगे तो आप देखोगे 8×6 = 48, 4 8×4 = 12, 1 8×8 = 64 और 1 65। और इसमें भी फिर आप 3 का भाग दो कितना आएगा, 2 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 7, 3 छक्के 18, पूरा पूरा जा रहा है, हाँ पूरा पूरा जा रहा है 2176। अब नीचे कितने जीरो, 4 जीरो है ना, तो कितना आ जाएगा भाई मेरा, ये 0 पॉइंट ये आ जाएगा मेरा। अब 0.2176 को जो आप जोड़ोगे ना यहाँ पे, 0.2176 को जो आप जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 11% के लगभग आ रहा है, 11%। और 1.1 अंक तक आपको छूट है तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, आपको 11% आ गया। आपका आंसर कितना आ रहा है, 11%। उम्मीद है समझ में आया, बी ऑप्शन। इस तरह से कर सकते हो आप इसको सूत्र से। बाकी मैं बता रहा हूँ आप सक्सेसिव मेथड मत लगाना, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा 8/3%। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दूसरे वर्ष में निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 है तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 250 पर 12% की दर से मैं पैसा देखूंगा कितना बन रहा है भाई मेरा। देखो दूसरे वर्ष और तीसरे 3 वर्ष में जा रहा है ना ये, तो दूसरे वर्ष में तो कुल मिला कितना सीआई बन रहा है भाई, 250 बन रहा है। और तीसरे वर्ष में 12% की दर से, 12% की दर से मेरा कितना सीआई बनेगा, तो 250 का आप 12% निकालोगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 कितना आ जाएगा भाई मेरा, 30 आ जाएगा ना। तो देखो दूसरे वर्ष का सीआई तो कितना है भाई, 250 है। तीसरे वर्ष का सीआई 250 तो होगा ही होगा। अब इस 250 पे भी कितना ब्याज लग रहा है, 30 रुपये ब्याज लग रहा है, तो टोटल कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, 280 मेरा आंसर आ जाएगा तीसरे वर्ष के लिए, मतलब 3rd ईयर के लिए। ये क्या था भाई आपका, 2nd ईयर के लिए था ये आपका, और ये मेरा क्या है आपका 3rd ईयर के लिए। तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 250 + 30, 280 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 रुपये है तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 12,100 रुपये है तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तीसरे वर्ष का कितना 12,100 रुपये है, चौथे वर्ष मतलब 4 वर्ष में जा रहा है भाई ये, तो 4 डंडे खींच लो आप ये। तो तीसरे वर्ष में मतलब तीसरे वर्ष में पहले और दूसरे का तो मिलेगा, तीसरे वर्ष का टोटल कितना ब्याज हो गया भाई आपका, 12,100 रुपये हो गया। अब चौथे वर्ष में कह रहा है चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए चौथे वर्ष में 12,100 तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस पे भी तो ब्याज मिलेगा ना, इस पे तो ब्याज मिलेगा ना भाई। अगले साल का चक्रवृद्धि ब्याज पिछले साल के ब्याज पे ब्याज भी तो लगता है ना। तो पिछले साल के 3 सालों के जो ब्याज है 12,100, तीसरे वर्ष की जो ब्याज है 12,100, इस पे 9% की दर से ब्याज कितना लगेगा भाई। तो आपका आएगा यहाँ पे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 1 10, ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना, ये ब्याज आ गया और ये तो है ही आपका 12,100, आप इनको जोड़ लो, चौथे वर्ष का आ जाएगा 9 8 1 13,189 रुपये। कितना आ जाएगा भाई आपका 13,189 रुपये, सी ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 125 रुपये और 135 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये है आपका, तो 4 वर्ष की बात करा, 4 डंडे खींच लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 4 डंडे खींचो आप। देखो यहाँ पे तीसरे वर्ष मतलब यहाँ तक तो आपको पहुंच गया 125, चौथे वर्ष में आपका ब्याज कितना बैठ रहा है 135। तो मैंने आपको बताया ना पहले कि 12,100 3 वर्ष मिल रहा है तो चौथे वर्ष में 12,100 सेम आएगा बिल्कुल भाई आपका, यहाँ पे सेम आएगा ना।
यहाँ भी मैंने आपको बताया कि भाई कितना आएगा भाई आपको यहाँ पे, यहाँ भी आपने देखा होगा, यहाँ भी कितना आ रहा है भाई आपका, सेम सेम आ रहा है यहाँ पे भी आपका, और यहाँ भी कितना आ रहा है भाई आपका, ये भी सेम राशि आ रही है बिल्कुल दोनों, ये भी सेम। तो मुझे बताया कि यहाँ पे जब 125 है तो यहाँ भी चौथे वर्ष में कितना आना चाहिए आपको, 125 आना चाहिए। तो चौथे वर्ष में टोटल कितना दे रखा है, 135 दे रखा है, 125 तो ये है, तो प्लस कितना आएगा आपका 10 भी तो आएगा ना, जब भी तो आपको टोटल कितना बैठेगा, 135 बैठेगा ना। तो अब मैं देखूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछ रहा है, तो देखिए तो 10 रुपये है ना जो आपका किस पे बनाइए, 125 पे तो बना ना, 10 रुपये कितने दर से बना, माना कि x प्रतिशत की दर से बना, तो 125 का x प्रतिशत आप निकालोगे कितना आएगा आपका 10 आना चाहिए। तो आप करोगे 25 पंजे 125, 25 चौक ये, तो 5 दूनी ये, और तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 8% आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा आपका 8%, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब कुछ नहीं है। तो देखिए ये थे आज हमारे चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चन, हमने 83 क्वेश्चन अब तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 83 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो क्लास होगी ना आपकी, नेक्स्ट क्लास किसकी होगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास आपकी, किस्तों के क्वेश्चन करेंगे हम। किसके क्वेश्चन करेंगे, किस्तों के प्रश्न। उसमें मैं आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सबके मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा, 20 से 25 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना कि मैंने आपको बता रहा हूं ना कि मैथ में कुछ नहीं है, क्वेश्चनों को जितना आप वेरिएशन पे ध्यान दोगे ना, क्वेश्चन का जो वेरिएशन है ना, बस आप क्वेश्चनों का वेरिएशन चेंज करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खुद का मैथ पढ़ने का जो तरीका है ना, आपको खुद का चेंज हो जाएगा। क्वेश्चनों में वेरिएशन कीजिए, आपके मैथ में इतना वेरिएशन आ जाएगा कि आप मैथ में कहीं भी नहीं अटकोगे। और वेरिएशन मुझे पता है कितने क्वेश्चन, कितना वेरिएशन, कितनी वेराइटी है, क्योंकि मैंने यही पढ़ी है, मैथ ही मैथ पढ़ा है मैंने। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैथ विद जयपाल सिंह को आप सर्च करना और वहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको डेली का अपडेट मिलेंगे मैथ से संबंधित, रीजनिंग और मैथ, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।